नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था, आप सब कितने दिनों से कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी 360 की वो वायरल किताब जिसके अंदर में प्रश्न बाई प्रश्न, पेज बाई पेज एनसीईआरटी के बनाए गए हैं, यानी एनसीईआरटी के प्रत्येक पेज से सवाल बनाए गए हैं, उस क्लास को कराइए सर, उस क्लास को कराइए। तो अंततः हम वो क्लास लेकर के आपके लिए आ गए हैं और बिना देरी किए हुए उस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपको यह जानकारी दे दें कि हम प्रतिदिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, हमारी 5 किताबें हैं और इन 5 की 5 किताबों का 7 दिन तक लगातार आपको सेशन मिलने वाला है। हम लगातार अगले 7 दिनों तक आपको एनसीईआरटी 360 के किताब से हम आपको ये कराने वाले हैं और हम आपको यह भी बता दें कि हम जो है आपको यह सेशन कराएंगे और साथ ही साथ आपको यह बात का यकीन दिला दें कि यह सेशन एक ऐतिहासिक सेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन सेशन के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से दोस्तों, आपको एनसीईआरटी के हर पन्ने से कठिन सवाल कराए जाएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कितने लोगों की यह चाहत है कि एनसीईआरटी 360 की क्लास चलनी चाहिए गुरुजी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। तो एनसीईआरटी 360 अगले वायरल किताब जो 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा प्रतियां इस किताब की बिकी हैं और इसके हर पन्ने से टीआरई में 1 to 5 वालों के लिए भी ये पांचों किताब महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के लिए भी, 9 10th के लिए भी और 11 12th के विद्यार्थियों के लिए भी। अगर आप इस किताब को खरीदते हैं तो एनसीईआरटी के प्रत्येक पन्ने से आप रूबरू हो जाएंगे और 42 किताब नहीं, सिर्फ 5 किताब पढ़कर आप सिलेक्शन पाएंगे, ये दावा है। क्योंकि हर पन्ने से, हर कॉमा से, हर अंडरलाइन किए हुए सवाल से परीक्षा में एक सवाल आता है। तो चलिए, अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए, एक बार जरा दिल देके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार दिल देके बता दीजिए और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आर यू रेडी गाइस? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस सर। ठीक है, यस सर। चलने दीजिए, चलने नहीं दे सकते दोस्तों। हम शुरू करते हैं यहीं से अपनी क्लास को। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि आप टीआरई के टीजीटी और पीजीटी, यानी आप जानते हैं कि टीजीटी के अंदर में भी 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ाने हैं, यानी 9 10th वाले के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सॉरी नहीं, आपको पता है एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के विद्यार्थी तैयार हो जाइए क्योंकि उर्दू जबान भी अब हमारे यहां क्लास चलने वाली है। साथ ही साथ पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में 14 विषय हैं। उन सभी विषयों की पढ़ाई प्रतिदिन ऑफिसर एकेडमी के एक नए यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पर मिलने वाली है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न हमारी इस किताब का है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 11 से और पेज नंबर 290 से बनाया गया है। यह एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बड़ा शानदार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है पहला कथन, 1919 में अमृतसर में जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। अब देखिए, एनसीईआरटी, मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी की किताब, मेरी पढ़ाई या किसी अन्य शिक्षक की पढ़ाई या किसी लोकल पब्लिकेशन की किताब में क्या अंतर है। अब मैं आपको 2-3 बातें बड़ी मजे बताने वाला हूं। जैसे जो विद्यार्थी नॉर्मल लोकल पब्लिकेशन की किताबें पढ़ते हैं या अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया है, उस स्टेटमेंट को ये गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे समझिएगा। इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 400 से अधिक लोग मारे हैं। आप जब स्पेक्ट्रम की किताब खोलेंगे तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा 379। मेरे नोट्स को खोलेंगे तो उसमें भी हो सकता है कहीं कहीं मिले 379। किसी अन्य पब्लिकेशन की किताब में खोलेंगे तो मिलेगा 379। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो बताइए। क्या आपने हर जगह पढ़ा है कि 379 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग या 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए? यस और नो कमेंट करिए। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। आज ये क्लास मजेदार क्लास होगी और रोज चलेगी अगर आपका प्यार मिलेगा तो। ठीक है, लॉग इन नहीं हो रहा है भैया, लॉग इन हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, फटाक से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए इस बात को कि क्या आप इस बात को सहमत हैं कि ये 379 आंकड़ा आपने पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कट करके आते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में वही सही है जो एनसीईआरटी कहता है। परीक्षा में वही सही है जो एनसीईआरटी कहता है। इस बात को समझ में आ रही है क्या सबको बात? ये
अब सुनिए, अब ये चूंकि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि 400 से अधिक लोग मारे गए, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अंग्रेज ब्रिगेडियर का नाम क्या था? यहां पे 2 ब्रिगेडियर थे, एक जनरल ओ डायर थे, जरा कमेंट करना, एक जनरल ओ डायर थे। और जनरल ओ डायर जो हुआ करते थे, ये कौन थे? तो आपको ये पता होगा कि ये वहां के कौन थे? तो गवर्नर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। और एक और डायर हुआ करते थे, उस डायर का क्या नाम था? रेनिगल्ड ओ डायर। क्या नाम था भाई? रेनिगल्ड ओ डायर। और ये डायर साहब कौन हुआ करते थे? कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये डायर साहब मेरे दोस्तों कौन थे? तो ये सेना के कमांडर थे। कौन थे? सेना के कमांडर, यानी सेना कमांडर थे। दोनों में एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो पहला ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, 379 नहीं, हमें 400 एनसीईआरटी बताता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बने। देखिए, एनसीईआरटी की किताब क्लास 12 की जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की क्लास 12 की किताब यह बताती है कि भाई रॉलेट सत्याग्रह गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हुआ करता है, और उसी टर्निंग पॉइंट में महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में जाने जाते। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, सोशल साइंस वालों को साइंस का भी बुक लेना होगा, क्योंकि भैया इसलिए गौरव जी आप ले लीजिए क्योंकि 40 नंबर का जीएस आता है, उसमें वो मदद मिलता है। अब प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको किताब ऑर्डर किया है, किताब का लोड है, किताब जा रहा है, ऑर्डर करने के 7 दिनों के भीतर चला जाता है। इनकेस नहीं गया है तो उसके लिए टेलीकॉलिंग से आप सुबह 10 बजे से नहीं, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए, ठीक है? ठीक है, अब मैं पढ़ाऊं। तो क्या ये डाउट सबको क्लियर हो गया? एक बार यस सर करके बता दीजिए, दिल दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर ये डाउट क्लियर हो गया कि 400 सही है या नहीं। तो भाई 400 सही है, क्योंकि एनसीईआरटी 400 कहता है। किताबें, अन्य पब्लिकेशन की किताबें, लूसेंट, क्राउन, मेरी, आपकी दुनियादारी की सभी किताबें 379 कहती हैं, जो आंकड़ा गलत है। एनसीईआरटी 400 कहता है। तीसरा कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से के सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। गलत है, महात्मा गांधी ने असहयोग की मांग की है, लेकिन चंपारण से नहीं मेरे दोस्तों, उन्होंने किससे? रॉलेट सत्याग्रह से। रॉलेट सत्याग्रह से, ध्यान रखिएगा, किससे? तो रॉलेट सत्याग्रह से मांग की है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, प्रश्न का सही विकल्प है सी। कितने लोगों का सही सी उत्तर है जरा कमेंट करके बता दीजिए मुझे। क्या यह बात क्लियर है सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस और नो जरा कमेंट करके बता दीजिए, है ना? अब सुनिए, अब सुनिए, बुक ऑर्डर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब मैं आपको 2-3 बड़ी बातें बताता हूं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट से संबंधित 3 बड़ी बातें मैं आपसे पूछूंगा और आपको कमेंट करके बताना है रॉलेट एक्ट से संबंधित। सबसे पहले बताइए कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था, तो आप क्या आंसर देंगे? आंसर आप देंगे द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट, अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसको बनाया किसने था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। दूसरा सवाल यहीं से निकल के आता है, एग्जाम में पूछता है कि सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया, तो इस कानून में प्रावधान क्या थे? तो इस कानून में प्रावधान था कि शक के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? तो ध्यान रखना है, शक के आधार पर। दोस्तों कितने वर्ष की सजा? ये टीआरई का क्वेश्चन है, पिछले ही टीआरई 3 में आया है। तो कम से कम 2 वर्ष, कम से कम कितने वर्ष की सजा? तो कम से कम 2 वर्ष की सजा। इस बात को ध्यान रखना है, कम से कम कितने वर्ष की सजा? सभी लोग कमेंट करिए, ये एग्जाम में आ चुका है टीआरई में, ध्यान रखेंगे। तो 2 वर्ष की सजा। अब ध्यान दीजिएगा, इस कानून को जब लाया गया तो इस कानून का महात्मा गांधी ने विरोध किया, और महात्मा गांधी ने इस कानून का क्या नाम दिया जरा बताइए? तो इस कानून को महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक काला कानून है। क्या कहा मेरे दोस्तों जरा बताना? यह एक काला कानून है। साथ ही साथ इस कानून में यह भी प्रोविजन था कि आप अपना वकील नहीं रख सकते हैं, आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो इस कानून को क्या कहा गया? बिना अपील, जरा कमेंट करना क्या कहा गया? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। बिना वकील का कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वकील रखने की इजाजत नहीं थी। यह आज के काला कानून की तरह ही है। अब सुनिए,
जब महात्मा गांधी ने इसको विरोध किया तो महात्मा गांधी ने एक कथन दिया, एग्जाम का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि यह कानून अनुचित है। यह कानून, महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित, महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित है, स्वतंत्रता विरोधी है और आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है किसी का विरोध करते हुए पंजाब में 2 लोग थे, जरा कमेंट करके बताइए उन पंजाब में 2 नेताओं का क्या नाम था जो उसके विरोध प्रदर्शन में महात्मा गांधी शामिल होने जा रहे थे और उनको हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर, एग्जाम में पूछेगा कहां पर गिरफ्तार किया गया। मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब पंजाब की ओर निकले तो हरियाणा के पलवल, सभी लोग कमेंट करके बताइए किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। तो पलवल रेलवे स्टेशन पर मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे। और ये 2 लोग कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। और दूसरे कौन है मेरे दोस्तों, बताना। सत्यपाल मलिक हैं। इन दोनों का नाम ध्यान रखना। और इसी के बाद आपको जलियांवाला बाग की कहानी आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सवाल और है मेरा कि रॉलेट एक्ट क्यों आया। एक लॉजिकल एडवांस बात करते हैं, मतलब हाई लेवल डिस्कशन की बात करते हैं। एक तो बेसिक मैंने डिस्कशन करा दिया, अब हाई लेवल। इस बात को समझिए कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट क्यों आया, इस बात का मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि अब टीआरई मजाक नहीं है। अब टीआरई जो है मजाक नहीं है, अब बीपीएससी मजाक नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। जरा कमेंट करके बताइए कि क्यों आया है। जरा कमेंट करके बताइए कि क्यों आया है। सभी लोग कमेंट करेंगे क्यों आया रॉलेट एक्ट। देखिए, हुआ यूं कि आपको हम कहानी बताते हैं। ये कहानी है दिसंबर 1917 की। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, दिसंबर 1917 में अंग्रेजों की स्थिति बेहद खराब थी। क्यों खराब थी? पहला, देखिए 4 ऐसे काम हुए जो अंग्रेज नहीं चाहते थे। जैसे 1916 के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में संगठन हो गया, गठबंधन हो गया, समझौता हो गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे। 1916 के अंदर में ही नरम दल और गरम दल एक हो गए। अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे। तीसरा बड़ा झटका अंग्रेजों को लगा जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा के दम पर भारत में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अब इस बात से अंग्रेज गुस्सा गए और तब जाकर अंग्रेजों ने एक सिडिशन कमेटी का गठन किया और इसी कमेटी का गठन करने के बाद इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट को भारत बुलाया गया। और सिडनी रॉलेट को भारत बुलाकर यह काम दिया गया कि भाई साहब, भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए ये जरा देखकर बताइए। और तब जाकर रॉलेट एक्ट आया। इसी व्यक्ति ने भारत घूमा और भारत घूमने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में जानते हैं इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के अंदर में कठोर से कठोर कानून लाने की आवश्यकता है ताकि भारत के लोगों को फिर से अपने कंट्रोल में किया जा सके। और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, तब जाकर यह मामला सलटा और तब जाकर ये चीजें हुई हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? एक एक बच्चा, जो ये 2000 लोग लगभग क्लास में हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में हे मां सरस्वती 2000 के 2000 लोगों का जवाब आना चाहिए। तभी सरस्वती मैया हमसे आपसे सबसे खुश रहेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है, टीचर मेहनत कर रहा है। जरा कमेंट में बताइए कि 1916 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बताइए कि उसके अध्यक्ष कौन थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी टीआरई में आया हुआ है। और तीसरा एक और क्वेश्चन जो यहां से एग्जाम में पूछा गया है वो भी आप बता दीजिए कि बिहार के कौन से नेता यहां पर शामिल हुए थे, किसानों के नेता अपने आप को कहते थे, कौन से व्यक्ति थे जो बिहार। सभी बच्चा, एक एक बच्चा क्लास का इस कमेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी इसका कमेंट करे, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक व्यक्ति कमेंट करेगा तब जाके ये पूरा होगा।
अब मुझे बताइए कि क्या इसका डिस्कशन खुश हुए आप? क्या इससे सब कुछ सीख लिए? किताब आपने पढ़ी है, और जिसने भी किताब पढ़ी है वो किताब काफी शानदार है। जिन लोगों को किताब खरीदना है, ऊपर ऐप का लिंक लगा हुआ है, ऐप के लिंक में जाइए, एक टैब है एनसीईआरटी बुक का, उस पर जाके क्लिक कर आप किताब खरीद सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, आपके उत्तर आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम भी चाहता हूं। देखिए, एनसीईआरटी का जब किताब पढ़ेंगे तो क्लास 12 में एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400, देखिए है ना, 400, यही क्वेश्चन हमने बनाया था, और जो बच्चा नहीं जानता है वो 379 समझ के इसको गलत कर देगा, जबकि एनसीईआरटी कहता है 400, तो हम एग्जाम में 400 टिक करेंगे, 379 नहीं टिक करेंगे। पहला गलती। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। देखिए यहां पे यही ऑप्शन था ना, यही ऑप्शन था ना, रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया। ये एनसीईआरटी है ना। अब देखिए यहां पर 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता है। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े के मिलों के काम करने वाले लोगों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेरा में फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का लगान माफ करने की मांग की थी। यहां से 2 बातें, आप डिलीवरी चार्ज हमारा कम कर दिया गया है। अब एक किताब की डिलीवरी चूंकि वो कंपनी लेती है, और हमारे यहाँ किताब 200 रुपए में और डिलीवरी के साथ 265 में उपलब्ध है। घर मंगवा सकते हैं आप, ज्यादा किताब खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। ऑफलाइन में जो भी लोग नया बैच देखना चाहते हैं तो 23 फरवरी से यानी अगले सप्ताह शुरू हो रहा है बैच, और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। प्रयागराज में भी हमारा बैच आ रहा है 23 फरवरी से। ऑनलाइन में ये बैच लॉन्च कर दिया गया है, और अगले 3 दिनों तक एमसीक्यू बैच फ्री दिया जा रहा है। जो लोग एमसीक्यू बैच के बारे में जानते हैं उनको पता है कि एक इकलौता ऐसा रामबाण बैच है जिसकी कीमत 5,599 रुपए है। वो 599 वाला बैच, इस बैच के साथ अगले 3 दिनों तक फ्री रहेगा। आप अगर 999 का ये टीआरई का बैच खरीदते हैं तो आपको एमसीक्यू बैच अगले 3 दिनों तक फ्री मिलेगा। 6 to 8 के भी बैच लॉन्च कर दिए हैं। कल यानी 15 फरवरी को सारे ऑनलाइन बैच 6 PM यूट्यूब पर ओरिएंटेशन होगा, और परसों से पेड बैच की क्लास शुरू हो जाएगी, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे वो 6 to 8 की हो, चाहे वो 9, 10 की हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 to 8 का भी शुरू हो जाएगा। 9, 10 का भी बैच कल 15 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। नया बैच है, और परसों 16 तारीख से ऐप पर क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। नया बैच में एडमिशन अगर अभी लेते हैं तो अगले 3 दिनों तक एमसीक्यू बैच आपके लिए फ्री कर दिया गया है। हिंदी और संस्कृत का भी क्लास हमारे पास उपलब्ध है। और एक जानकारी आपको दे दें कि जल्द ही उर्दू की क्लास, परसों से उर्दू जबान की बात कर रहे थे हमारे बच्चे, उर्दू जबान की भी क्लास हमारे यहां शुरू हो जाएगी। उसका भी बैच शुरू होगा 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, और 11, 12 में भी, और यूट्यूब पर भी शुरू होगा उर्दू जबान की क्लास। इसमें 11, 12 में भी हमारे पास एमसीक्यू बैच फ्री है। सारे विषय 11, 12 के उपलब्ध हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों क्लास 12 की एनसीईआरटी से है, चैप्टर नंबर 11 से है, पेज नंबर 290 से है। इस क्वेश्चन का आप अच्छे से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि इसका आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक एक विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए। सीरियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी से बनाया गया है। असहयोग आंदोलन के समय किए गए कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई। तो हम भी नहीं पढ़ाए अपने क्लास में। देखिए मैं जो है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूं बहुत सारी चीजें। बहुत कम लोग के पास जिगरा होता है एक्सेप्ट करने का, बहुत कम लोगों के पास ये जिगरा होता है। इस बात को समझिए कि मैं क्लियरली एक्सेप्ट करता हूं कि ये लाइन मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया है तो नहीं पढ़ाया है। आप समझिए कि ये किसी भी टीचर के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये दूसरा लाइन। और ये जानते हैं कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा क्लास 12 की एनसीईआरटी में। और यही एग्जाम में जब आता है तो हम लोग हिट विकेट आउट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 1 to 5 के बच्चे हों, 6 to 8 के बच्चे हों, 9, 10 के बच्चे हों, या 11, 12 के बच्चे हों, आपके पास 5 किताब होनी चाहिए, और वो ये वाली एनसीईआरटी की होनी चाहिए। बाकी जिन देखिए 2 बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे कि शशि सर प्रचार कर रहे हैं, तो भैया मत खरीदिएगा।
और जो खरीदने वाले बच्चे ना वो चुपचाप खरीद के पढ़ रहे हैं। अगर नहीं खरीदते तो 1 महीना में 1 लाख किताब बिका है, और ये सब टीआरई वाले बच्चे हैं, सब के सब, और 1-1 लाख सब किताब बिका है, यानी 5 लाख। तो वो जो खरीदने वाला बच्चा है ना, सीरियस बच्चा है ना, वो चुपचाप खरीदता है, वो कमेंट बॉक्स में आके गाली गलौज और ये सब काम नहीं करता है। आपको खरीदना हो आप खरीदिए, नहीं खरीदना हो आप मत खरीदिए। हमारा काम बताना है, हम बताएंगे। क्लास 12 के ये कहीं नहीं मिलेगा, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। देखिए पहला कथन, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख मजदूर शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ। उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना कर दी। कुमाऊं के किसानों ने, अब ये भी पूछा हुआ है, पीजीटी का सवाल है, देखिए एनसीईआरटी का है, दिखा ये पीजीटी में आया हुआ है। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू बैच टीआरई का जो नया वाला बैच आया ना लक्ष्मण जी, उसमें ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, परसों से दिखेगा, परसों से क्लास शुरू हो रही है। सुनिए अब इस क्लास का एक्सप्लेनेशन सुनिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। आप सबको पता है असहयोग आंदोलन ना, सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, ये भी बच्चे जानते हैं। जरा डेट बताइए तो कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 में। चाहता हूं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये डेट याद करना है। अच्छा, इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई, जरा ये भी कमेंट करके सभी लोग बताइए। और देखिए जो सिंसियर बच्चे हैं ना, वो कमेंट करके चीजों को याद करते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे भाई, ऐसे ही नहीं ऑफिसर एकेडमी कहता है कि 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के सरकारी शिक्षक बनने के सपनों को पूरा करने में हमने मदद की है। हमारी बात समझिए, सुनिए और मानिए। जब मैं कहता हूं कि कमेंट करिए तो कमेंट करिए, उससे लाभ आपको मिलेगा, मुझे नहीं, मेरा क्या है, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा बच्चे, है ना। सुनिए, तो इस दिन तिलक की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? तिलक की मृत्यु। अच्छा, एग्जाम में एक बिहार स्पेशल का सवाल बनता है कि तिलक की मृत्यु के बाद एक कोष बनाया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज कोष, और ये टीआरई 2 का सवाल भी है बिहार स्पेशल का, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे जानते हैं कि तिलक स्वराज कोष का लिमिट 1 करोड़ रुपया था, लेकिन इससे मतलब नहीं है। एग्जाम में पूछता है कि बिहार का कितना था, कोई बताएंगे? बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना था? तो 7.5 लाख था। कितना था? 7.5 लाख के अप्रोक्स था। ठीक है ना, ये डेटा याद होना चाहिए। अब आइए अगली बात पर मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों ने सरकार, देखिए असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा? बहिष्कार का नारा दिया। किसका नारा दिया? बहिष्कार का। सबसे पहले उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कीजिए, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार कीजिए। उन्होंने तीसरी बात क्या कही कि अंग्रेजी माल का, ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार कीजिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर महिलाएं धरना दें। तो भाई विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज में जाना थोड़ी शुरू कर दिया, उन्होंने तो बहिष्कार करने की बात की। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ये कह रहा है जाना शुरू कर दिया, नहीं, उन्होंने स्कूल का बहिष्कार किया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सरकारी याद कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में याद करिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये किसी टीचर ने, इंक्लूडिंग मैंने भी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत कम टीचर एक्सेप्ट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने ये वाली फैक्ट आपको नहीं पढ़ाई है। छूट जाता है हर टीचर से, लेकिन ये कहां मिलेगा? एनसीईआरटी में। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे साथ कमेंट कीजिए कि असहयोग आंदोलन में कितनी हड़तालें हुई, जरा कमेंट करिए सभी लोग। 396 लिखिए कमेंट बॉक्स में, 396 हड़तालें हुई। जरा बताइए कितनी हड़तालें हुई, सिर्फ नंबर बताइए। 396 हुई। कितने मजदूर शामिल हुए, जरा बताइए। 6 लाख लिखिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग लिखिए 6 लाख। कितने मजदूर शामिल हुए? 6 लाख मजदूर शामिल हुए। कितने कार्य दिवस का नुकसान हुआ, जरा लिखना। 70 लाख। कितना? 70 लाख कार्य दिवस का स्टेटमेंट सही है। उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया, यह भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रांत का जो इलाका था, यह जंगलों का इलाका था, और अंग्रेजों के द्वारा जब कानूनों का बहिष्कार किया जा रहा था तो यहां पे वन कानून का बहिष्कार किया था। याद है टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था वन कानून के ऊपर, 1872 वाला मामला।
चौथा, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। जो कुमाऊं क्षेत्र है, यहां पर अंग्रेज जो है भारतीयों को गधा बना के रखते थे, मतलब उनसे खूब सारा काम करवाते थे, उनसे दौड़ाते थे, इधर उधर की काम कराते थे, तो इन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं, सभी लोग मेरे साथ कमेंट करेंगे। कहां पर वन कानूनों का उल्लंघन हुआ था, जरा बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए, उत्तरी आंध्र प्रदेश। सभी लोग क्या कमेंट करेंगे? उत्तरी आंध्र प्रदेश में, उत्तरी आंध्र प्रदेश में। चौथा, कहां के किसानों ने सामान ढोने से मना कर दिया? सभी लोग कमेंट कीजिए, कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं। सभी लोग कमेंट कीजिए, कुमाऊं, कुमाऊं और कुमाऊं। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में, देखिए एनसीईआरटी की किताब में, ये क्लास 12 में, चैप्टर 11 में, पेज नंबर 290 में क्या कह रहा है, देखिए। ये यहां से पहला स्टेटमेंट है जहां से हमने बनाया है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है। एनसीईआरटी, ये फोटो एनसीईआरटी का है ना। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। तो ये जाना छोड़ दिया, और यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या था, स्कूलों में जाना छोड़ा नहीं, यहां जाना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने बोला कि ये गलत है। समझ में आई बात? अब देखिए, वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देखिए यहां पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में कितनी हड़तालें, सभी लोग फिर से एक बार कमेंट कर लीजिए, याद हो जाएगा। 396 हड़तालें, 6 लाख श्रमिक शामिल थे, और इससे 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना की। ये तीसरा स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये वाला ना टीआरई 2 में आया था, यहां पे क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन टीआरई 2 में आया है कि अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया था। ये क्वेश्चन जो है, ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? टीआरई 2 का क्वेश्चन है, 2.0 का, पीआरटी का। देखिए यहां पर, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक शासन अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। ये चौथा स्टेटमेंट। मेरे भाई इस बात को समझिए, एनसीईआरटी के हर लाइन से सवाल बनाए जा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है, मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि टेक्निकल टीम, हमारा 2 वीडियो है जो एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन कैसे लड़ते हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। दोनों का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में लगा दिया जाए। क्लास कैसी लग रही है बताइए एक बार। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो 1 दिल दीजिए, बहुत अच्छी लग रही है तो 2 दीजिए, उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है तो 3 दीजिए, उससे ज्यादा 4 दीजिए, और एकदम वंडरफुल आउटस्टैंडिंग लग रही है तो 5 दिल एक साथ दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में देके बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्लास 12 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 से, पेज नंबर 289 से है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए भाई, विचार करते हैं। कह रहे हैं 1918 में, पहला कथन क्या कह रहा है देखिएगा। 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ों के मिलों को काम करने वालों के लिए बेहतर स्थिति की मांग की। देखिए आप जानते हैं ये बात सही है। महात्मा गांधी ने 1917 के बाद 1918 में गुजरात में 2 आंदोलन किए। कौन कौन से? तो सबसे पहला जरा कमेंट करके बताइए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पहला आंदोलन था। और हमने बताया भी था कि अगर कंफ्यूजन हो तो अहमदाबाद ए से शुरू होता है, ठीक है। और 1918 में दूसरा हुआ था खेरा सत्याग्रह। तो खेरा जो है, खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह जो है, खेरा सत्याग्रह, तो खेरा के से शुरू होता है तो के बाद में आता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो खेरा था किसानों के लिए, अहमदाबाद था मिल मजदूरों के लिए। यहां पे एक महिला का नाम आता है, जरा कमेंट करके बताइएगा, अनसुईया बेन का, याद है ना, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी आंदोलन पर बैठे और अनसुईया बेन ने उनको बुलाया था। और आपको याद होगा कि यहां पर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एग्जाम में पूछता है कि कितने प्रतिशत पर, तो 35% बोनस पर जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में 35% बोनस पर। एवरीवन प्लीज कमेंट 35% बोनस। दूसरा देखिए, इसके बाद उन्होंने चंपारण में फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का लगान माफ करने की। अच्छा मुझे एक बार बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरे के बारे में बताइए कि सही है या गलत है। सही है तो लिखिए एस और गलत है तो लिखिए जी। मैं देखना चाहता हूं, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सेशन से आप सीखें। मैं आपको कुछ एलिमिनेशन सिखाना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए सही है या गलत है। लव यू मेरे भाई। 5 दिल देने वाले विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। इलेवन ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री है ना नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए स्टेटमेंट आने लगा है कि ये गलत है बिल्कुल। चंपारण में फसल चौपट होने के बाद नहीं, कहां पर? खेरा में। कहां पर? खेरा में। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे कि खेला में एक लोकल नेता थे, उस नेता का नाम क्या था? कोई पांड्या करके थे, याद करिए, मोहनलाल पांड्या। जरा बताइए तो कौन लाल पांड्या थे? मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको नाम देखना चाहता हूं कितना याद है। तो ये खेरा वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। 1917 का आंदोलन किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह आंदोलन संदर्भित किससे है? यह आंदोलन संदर्भित है चंपारण सत्याग्रह से। और आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय पहचान देता है। और वहां पर कौन सी प्रथा खत्म की गई थी? जरा कमेंट करके बताना, वहां पर कौन सी प्रथा खत्म की गई थी? सभी लोग कमेंट करेंगे 3 कठिया। अच्छा 3 कठिया में जरा मुझे बताना कि अगर मैं 3 कठिया प्रथा की बात करूं, मैं ऑप्शन देता हूं। 3 कठिया की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है नंबर 1, जरा बताना कि ये 3 कठिया का मतलब 4/20 होता है। दूसरा ऑप्शन है 5/20 होता है। तीसरा ऑप्शन है 3/20 होता है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज होता है। क्या होता है जरा बताना एक बार मुझे। नन ऑफ दीज होता है। अच्छा यहीं पर महात्मा गांधी को चंपारण में ही जहर देकर मारने की बात की गई थी। महात्मा गांधी को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ था। जहर देकर मारने का प्रयास हुआ था। मारने का प्रयास हुआ था। किसने जहर दिया था महात्मा गांधी को, या यूं कहें कि किसने जहर देकर भी अपना बचा लिया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? कौन मियां थे? जरा बताइएगा, कमेंट करके बताइए कौन मियां थे। कौन मियां थे साहब? कौन मियां थे बताइए। बत्तक मियां, बिल्कुल सही। बत्तक मियां इस व्यक्ति का नाम था। और बत्तक मियां ही जहर देकर जहर दिया और उन्होंने बचा भी लिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी को, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे वो इरविन के यहां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो क्या जाएगा? 1 और 3 जाएगा, यानी ए विकल्प जाएगा। अब एनसीईआरटी देखिए क्या कहता है। एनसीईआरटी में ये जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ये हमारी किताब का है। किस किताब का? एनसीईआरटी 360 का। जिन लोगों ने अभी तक किताब नहीं खरीदा है, मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई कि ये किताब इकलौता कट ऑफ बढ़ाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब बच्चा पढ़कर जाएगा सवाल बनाकर आएगा। हमने देख लिया है, हमने वीडियो भी बनाया है उसके लिए कि कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से लड़ता है। भाई सारे में 80, 60, 70% सवाल एनसीईआरटी से लड़े हैं। इसीलिए बाकी देखिए, ये देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है क्वेश्चन का। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। पहला अहमदाबाद का एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ा के मिलों में काम करने वालों के लिए बेहतर स्थिति की मांग करना। यह आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है। दूसरा, इसके बाद उन्होंने यहां पे खेरा की जगह चंपारण कर दिया था ऑप्शन में। यह तीसरा स्टेटमेंट है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरा एक और सवाल है, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो है पटना कितने तारीख को पहुंचे थे? ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल का फैक्ट है। बताइए, बिहार स्पेशल का फैक्ट है कि चंपारण जाने के लिए महात्मा गांधी पटना कई तारीख को पहुंचे थे? डेट बताइए, डेट। एग्जाम में डेट पूछेगा, सभी लोग डेट बताइए, हम डेट जानना चाहते हैं। डेट बताइए, डेट क्या था? सभी लोग बताइए डेट क्या था। एवरीवन प्लीज कमेंट कि डेट क्या था। वीडियो नहीं लाइक करने वाले से सरस्वती मैया खिसियाइएगा मत, ये हमारे बच्चे हैं, इनको माफ कीजिएगा, क्योंकि शशि सर मेहनत कर रहे हैं, इनको दिख रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं मोहब्बत नहीं करते हैं। ये आज ही स्टार्ट हुआ है, अगले 7 दिन तक चलेगा, ठीक है। सभी लोग ये डेट याद करके बता दीजिए कमेंट करके। 10 अप्रैल सभी लोगों को कमेंट हो गया। अच्छा एक और सवाल यहां से पूछता है, वो भी बिहार स्पेशल का ही पूछता है कि मुजफ्फरपुर में अच्छा बिहार स्पेशल बताऊं कि नहीं बताऊं, ये बताइए पहले, यस और नो में बताइए।
पहले बिहार स्पेशल बताऊं कि नहीं बताऊं ये बताइए, यस और नो कमेंट करिए सभी लोग। मुजफ्फरपुर में इनको रिसीव करने कौन आया था, एग्जाम में ये पूछा हुआ है, जरा बताइए कि मुजफ्फरपुर में इनको रिसीव करने कौन आया था। जेबी कृपलानी। और पेशे से ये क्या थे, ये भी पूछा गया है सवाल में। पेशे से ये क्या थे, ये भी सवाल में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे ही बिहार स्पेशल बीच बीच में पूछता चलूंगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी से है, चैप्टर 11 से है, पेज नंबर 288 से है। कह रहा है भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कहां और कब थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, खेरा के दौरान, चंपारण में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। बताइए कमेंट करके क्या होगा आंसर। 3000 से ज्यादा विद्यार्थी लाइव हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। आंसर बताइए। सी आने लगा है, चंपारण। सी आ रहा है सबका, सबका सी आ रहा है। सोनी, बबली, शिवानी, दीपा, पुष्पांजलि, अमरजीत एकेडमी, सोनू, सिंधु, सपना, मनोज। इतना तेजी में नाम आ रहा है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। और बजाओ ताली, सबका गलत है। सबका गलत है। ये है एनसीईआरटी, इसी को कहते हैं एनसीईआरटी। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए एनसीईआरटी 360, क्योंकि ये अपने सवालों से चौंकाएगा। एनसीईआरटी की 9 किताबों को पढ़ने के बाद ये किताब बनाई गई है इकलौती। या तो आप सबसे बढ़िया रहेगा कि 9 को एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 का दोनों और 12 का दोनों, और नहीं तो इसको पढ़िएगा तो आंसर मारिएगा डी ऑप्शन। इसको पढ़िएगा तो आंसर मारिएगा डी ऑप्शन। बुक ऑनलाइन मिलता है ऑफिसर एकेडमी की वेबसाइट पर, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा आपको। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि किताब वाला लिंक जो है टेलीग्राम में सबसे ऊपर डाल दिया जाए, एक बार फिर से डाल दिया जाए। चलिए अब देखिए मामला क्या था। महात्मा गांधी आपको पता है कि अपने जीवन के 21 वर्ष, लेकिन एग्जाम में देखिए क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है 2 दशक, तो हम लोग यही वर्ड अब इस्तेमाल करेंगे। अब वही करेंगे जो एनसीईआरटी कहता है। सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा बताइए बताइए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। 2 दशक से ज्यादा। महात्मा गांधी वहां मुकदमा लड़ने गए थे, किसका जरा बताना, दादा अब्दुल्ला का। सभी लोग कमेंट करिए किसका मुकदमा लड़ने गए थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महात्मा गांधी गए कब, तो 1893 में गए। और उसके बाद भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को आए। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो भारत आने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति की सलाह पर, यह भी टीआरई का क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक भारत का दौरा किया। 1 वर्ष तक भारत का दौरा किया। अच्छा, एक एग्जाम में सवाल पूछता है कि किसके कहने पर इन्होंने भारत का दौरा किया था। ये टीआरई का पूछा हुआ सवाल है। जरा देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं, और नहीं करते हैं तो याद कर लीजिए। ये एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी को ये किसने कान में कह दिया था कि गांधी जी जब भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आइएगा तो 1 साल भारत घूमिएगा। जब भारत घूमिएगा तब आपको पता चलेगा कि भारत है क्या। ये किसने कहा था, एग्जाम का सवाल है, कमेंट करके बताना मेरे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गोखले ने कहा था। और 1 वर्ष तक उन्होंने भारत का दौरा किया और तब जाकर बीएचयू का उद्घाटन कर रहे थे। अच्छा, बीएचयू का इतिहास क्या है। 1899 में एक महिला थी, उस महिला का नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था,
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपने मेहनत से, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो ये भारत आई थी मेरे दोस्तों, भारत कब आई थी एनी बेसेंट, जरा बताना कमेंट करके। तो भारत आई थी 1893 में, 1893 में ये शिकागो गई थी। धर्म संसद चल रहा था शिकागो में, स्वामी विवेकानंद से मिली थी, भारत की सनातन संस्कृति से इनको प्यार हो गया और 1893 में ये भारत आ गई थी। 99 के अंदर में इस महिला ने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था हिंदू सेंट्रल कॉलेज। क्या नाम था? हिंदू सेंट्रल कॉलेज। और यहां पर सनातन संस्कृति की पढ़ाई शुरू होने लगी बनारस के अंदर में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में इसी कॉलेज का नाम बदलकर एक एक्ट पारित किया गया, बीएचयू एक्ट 1915। एक एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ जरा बताना कमेंट बॉक्स में। बीएचयू एक्ट 1915, और इसके तहत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब यहां से ना दो सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? दो सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा कि बीएचयू जो बना, इस बीएचयू का उद्घाटन कितने तारीख को हुआ? एक एक बच्चा डेट कमेंट करेगा। मैं चाहता हूं 4 फरवरी 1916। मैं पूरा कमेंट बॉक्स इस डेट से भर देना चाहता हूं, क्योंकि टीआरई के अंदर में आजकल डेट पूछता है और यह डेट आ सकता है। बीएचयू का उद्घाटन कब हुआ? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। 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 जरा बताइए 4 फरवरी 1916। और यहीं पर जब यह उद्घाटन हो रहा था तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन किसने किया था? तो मेरे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और डेट क्या था? 4 फरवरी। और यही महात्मा गांधी की सार्वजनिक उपस्थिति है। लेकिन रुकिए, यहां एक और चीज आपको जानना है, और वो चीज क्या है? वो चीज मेरे दोस्तों ये है कि महात्मा गांधी जब यहां पर आए थे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम में जब एनसीईआरटी पढ़िएगा क्लास 12 का, तो एनसीईआरटी कहता है कि महात्मा गांधी को दक्षिण, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम का लाइन हो सकता है, ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं ये मेरा नहीं है, एनसीईआरटी क्लास 12 का लाइन है, और ये अगली बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई, जब 21 साल कोई आदमी दक्षिण अफ्रीका में रहा, उसका कोई भारत से लेना देना नहीं है, तब उस आदमी को अभी 1915 में वो आदमी आया है भारत जनवरी में, और उस आदमी को अभी तुरंत बुलाया गया उद्घाटन के लिए। ऐसा क्यों बुला दिया गया भाई? इतना बड़ा विश्वविद्यालय का उद्घाटन इस आदमी से, महात्मा गांधी जी से क्यों कराया जा रहा है? तो एनसीईआरटी क्लास 12 इसकी सफाई देता है, और सफाई में एनसीईआरटी कहता है कि भैया सुनिए, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य को देखते हुए उनको उद्घाटन करवाया गया। महात्मा गांधी पहली बार जेल कहां गए जरा बताइए? पहली बार महात्मा गांधी कहां जेल गए थे? दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे 1906 के अंदर में। तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में कार्यों को देखते हुए उनसे उद्घाटन कराया गया था। अब देखिए यहां पर देखिए ये कहां से सवाल बने हैं मेरे दोस्तों। क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर 11 पेज नंबर 288 क्या कहता है? पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई है। और आप लोग कह रहे थे चंपारण, नहीं ना, क्या आंसर होगा? बनारस। महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहां हुई है? बनारस में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं, बहुत दिनों से हमारा बैच चल रहा है, मेरा एक चाहत है कि जो नया बैच आने वाला है, यानी कल 15 फरवरी शाम 6 बजे से ये बैच शुरू होगा, 6 PM यूट्यूब पर कल ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, परसों से ऐप पर क्लास चलेगा, लेकिन ये कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो नया बैच है, ये जो न्यू बैच आ रहा है, इस बैच को पूरा एनसीईआरटी लिंक कर दिया जाए। मतलब हर टॉपिक में एनसीईआरटी लिंक कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो शशि सर की ये जिम्मेदारी बनती है कि एनसीईआरटी क्या कहता है ये भी साथ में अगर है कुछ तो लिंक कर दिया। ये आइडिया कैसा रहेगा? थोड़ा हाँ, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगा नए बैच के विद्यार्थियों। सुनिए, हम सभी टीचर से करवा देंगे, लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर जो मान लीजिए कि 20 क्लास में जो चीज खत्म होने वाला होगा उसमें 5 क्लास बढ़ जाएगा, 25 क्लास लगेगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है क्या?
अगर 20 क्लास की जगह 5 क्लास ज्यादा लग जाए, 25 क्लास लग जाए, तो कोई दिक्कत है? क्योंकि आपको 5 क्लास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 25%। मान लीजिए कि जहां 100 क्लास लगता था किसी विषय में, तो वहां पे कितना क्लास लगेगा? 125 क्लास लग सकता है। तो अगर 25 क्लास आप एक्स्ट्रा पढ़ने को तैयार हैं, तो हम अपने सभी टीचरों को कह देंगे और हमारे टीचर सभी टॉपिक को एनसीईआरटी से लिंक करके पढ़ा देंगे। देखिए, पहले तो हम अपना पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहता है उससे लिंक कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बताइए। अगर आप मुझे तैयार हैं तो बताइए। कुंदन कुमार जी, वो तो एग्जाम एईडीओ का हो जाने दीजिए, तब पता चलेगा। अभी लोग कहते हैं ना, अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, दरोगा में सबको ऐसे चे दरोगा गुरु का पे, एगो चूरन बूटी बांट रहे थे, बाबा हिमालय पर जाना पड़ेगा, है ना। घूंघट लोग दे रहे थे, बाबा का बूटी दे रहे थे, टॉनिक के नाम पर क्या दे दिया पता नहीं, पेटे खराब हो गया लइकन का। क्वेश्चन नहीं लड़ा। क्वेश्चन कहां से लड़ा है, वीडियो हमने बनाया है, आप देख लीजिए। और देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबका लड़ जाता है, तो उस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। लड़ गया लड़ गया, स्पीडी से सब करंट लड़ जाएगा तो लड़ गया। अरे लड़ाइए महाराज। वैसा क्वेश्चन जो कूट वाला आया था, सीना ठोक के कहते हैं कि इस किताब से था, एनसीईआरटी से। पेज नंबर दिखाए हैं दरोगा वाला। टेक्निकल टीम से अनुरोध है, लगाइए वीडियो जरा कमेंट बॉक्स में, लगाइए दरोगा वाला वीडियो खोज के, कहां है। चे पे सब भुला देंगे हम। ये तो किताब निकलने के बाद दरोगा का एग्जाम हुआ है, अभी कुछ दिन पहले। लंबा लंबा मैच द फॉलोइंग में 4 ऑप्शन आया है, चारों का चारों एनसीईआरटी से आया है। स्टेटमेंट आया है, चारों का चारों। एक क्वेश्चन में लोग कहा लंबा क्वेश्चन है, देख के मार दो टिक, जो लंबा का ऑप्शन है मार दो। अरे महाराज, बुद्धि खोलिए, लइकन बुर्बक नहीं है। एक गुरुजी थे जो छात्र को कह रहे थे कि छात्र जो है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, क्षमा करिएगा हे मां सरस्वती। एक वो व्यक्ति हैं पढ़े लिखे प्रकांड, कह रहे थे छात्रों को कि छात्र जो है दोगला है। बताइए, शर्म नहीं आता है? थूक देना चाहिए वैसे मुंह पर, थूक देना चाहिए। बेशरम आदमी। जिस छात्र से हमारी रोजी रोटी चलती है, जिस छात्र को लिए हम दिन रात खड़े रहते हैं, जिस छात्र के फीस से हमारे घर का चूल्हा जलता है, जिससे हमारे शिक्षकों की सैलरी जाती है, वो छात्र जो गलती करे, कुछ गलती करे, छात्र सब क्षम्य है। गुस्सा है साहब तो कंट्रोल करके रखिए, कोई भी शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा। इतना बड़का 52 वीर हो गए, इतना घमंड में। रावण का तो घमंडे नहीं रहा, आपका घमंड है। सब गुरु बराबर है, सब गुरु का सम्मान करिए। हम सभी बच्चों से कहते हैं कि आप सभी गुरुओं का सम्मान कीजिए। हर वो व्यक्ति जो बोर्ड पर कलम लेके खड़ा है, वो आपके लिए सम्माननीय है, लेकिन अगर वो गलत शब्दों का प्रयोग करे आपके लिए किसी भी परिस्थिति में, तो आप उसका विरोध करिए, उसको बताइए कि आपसे गलती हुई है, और उस व्यक्ति को बड़ा दिल दिखाकर गलती छात्रों से माफी मांग लेनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं लड़ा तो झुंझुलाहट में है, झुंझुलाहट हो गया इतना। अरे हम सीना ठोक के कहते हैं कि दरोगा का अभी एग्जाम हुआ है ना, हमारे किताब निकलने के बाद हुआ है, जाके मिला लीजिए। अरे सब क्वेश्चन सबका लड़ जाता है। जो 10 15 20 को सवाल आता है ना, जो कठिन सवाल होता है, वो एनसीईआरटी से आता है। नशा फट जाएगा 2 मिनट में। और छात्रों के ऊपर तंज कसना बंद कर दीजिए। गुस्सा आता है संभालिए, नहीं तो नस फट जाएगा। लालू यादव को बात सुने थे ना, अरे ज्यादा गुस्सा आएगा तो नस फट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए, क्या ये जायज है? क्या ये जायज है कि छात्रों को आप दोगला कह दीजिएगा? क्या शब्द है, शर्म नहीं आती है? मेरे मुंह पे जबान सरस्वती माफ करिएगा हमको। मुझे तो आज वीडियो मिला, मैं तो धरने पे बैठ जाऊं नहीं होता है तो। क्या शब्दों का प्रयोग है रे भाई, क्षमा कीजिएगा। ऐसे शब्द हमारे और गुरु, किसी भी गुरु के मुंह से सुबह नहीं देते हैं। सब लोग, मैं छात्रों से निवेदन करता हूं, हर गुरु का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति कलम लेके खड़ा है वो आपके लिए खड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे दुशब्द का प्रयोग करे, ऐसे कुशब्द का प्रयोग करे, उसके लिए वो अपराध क्षम्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसको ये वीडियो काट के जहां चलाना है चला दे, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और अगर चूक हुई है तो उस चूक के लिए माफी मांगी जानी चाहिए।
छोड़िए यार, कहां से कहां दिमाग चला जाता है, सॉरी फॉर दिस। हटाइए। ये पीआरटी का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 23 फरवरी को। जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, है ना। प्रयागराज में भी सेंटर पे क्लास शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच पीआरटी कल से नया बैच शुरू हो रहा है। 15 फरवरी से ये बैच यूट्यूब पर, 15 फरवरी 6 PM कल, और 16 तारीख से ऐप पर आएगा, 16 फरवरी से ऐप पर। अच्छा, इस बैच की खासियत है कि अगले 3 दिनों तक एमसीक्यू, 3 डेज तक एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू, अरे हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं देखते हैं, हम सबका देखते हैं। हम कभी किसी के ऊपर नहीं बोलते हैं, आज तक मैंने नहीं बोला है किसी को, लेकिन वो शब्द मुझे एकदम दर्द हो रहा है, दर्द, कलेजा फट जाएगा भाई। कितना पढ़ाते हैं 52 वीर, हम देखे हैं पेड बैच खरीद के, हमने भी देखा है। हम हर टीचर का देख लेते हैं, हमारी टीम भी देखती है कौन कितना पढ़ा रहा है। पानी में निकाल कर रख देंगे तो शर्मिंदा हो जाइएगा। हम तो दावा से कहते हैं, सुन लीजिए कान खोल के, जितना यूट्यूब पर पढ़ा दिए उतना आप पेड में नहीं पढ़ाते होंगे। मजाक बना दिए हैं लोगों ने, किसी भी चीज का हद होता है। अरे नहीं यार, हम कभी आज तक नहीं बोले हैं क्लास में, कभी नहीं। अभी 1 घंटा पहले मेरे पास वीडियो आया है, जीवन चल जाएगा मेरा। ये गलत तरीका है। 6 to 8 हटाइए, सब हटाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिससे आदमी कमाएगा ओकरे बोलेगा। देखिए, क्लास 12 से चैप्टर 11 से पेज 288 से, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले आप इस कथन को, मैं मिटा रहा हूं, पहले आप खुद से पढ़िए। ये बहुत खुद से पढ़िए। ये एनसीईआरटी का लाइन है और एनसीईआरटी का कथन है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का, एनसीईआरटी क्लास 12 का कथन है। ये कथन एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन मेरा हम नहीं पढ़ेंगे। यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। कृपया आप खुद से पहले इस कथन को पढ़िए और उसके बाद हम इसका आंसर टिक करेंगे। आप पढ़िए पहले। अरे आंसर नहीं देना है, पहले कथन पढ़िए। आंसर तो आप दे रहे हैं भाई, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कथन पढ़िए क्या है। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको पढ़िए पहले। इस प्रश्न का सही उत्तर भगत सिंह नहीं होगा, महात्मा गांधी होगा। पहले पढ़िए। अब मामला क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। मामला यह था कि जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था, जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था, डेट था 4 फरवरी 1916, और 4 फरवरी 1916 को बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन के समय वहां पर राजा बैठे थे। जिन लोगों ने उस बीएचयू को बनाने में जमीनें, पैसा, धन दौलत दान दिया था, वो दान करने वाले लोग बैठे थे, करने वाले लोग बैठे थे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें आमंत्रित किया गया था। किसने आमंत्रित किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने आमंत्रित किया था, जिन्हें आप मदन मोहन मालवीय और इन्हें आप महमना से जानते हैं, बीएचयू के संस्थापक के रूप में जानते हैं, है ना। तो वहां पर जब महात्मा गांधी मंच पर पहुंचे और महात्मा गांधी जब पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर उपस्थित हुए, तो महात्मा गांधी ने देखा कि काफी भीड़ लगी है, यहां पे सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तब महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हमारे देश को अभी स्वशासन मिल भी जाता है तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में, इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, इस विश्वविद्यालय को बनाने में, इस विद्यालय को, कॉलेज को बनाने में जो लोगों ने श्रम किया है, जो मजदूर हैं, जो किसान भाई बहन है हमारे देश के, जब तक वो इन पंक्तियों में आके नहीं बैठेंगे तब तक हमारा देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ने के काबिल मजबूत नहीं हो पाएगा।
हमारे देश की मुक्ति, हमारे देश को स्वशासन का लाभ, स्वशासन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये लोग बैठे रहें, ये लोग का कंट्रीब्यूशन दिखे, ना कि डॉक्टर दिखे, ना वकील दिखे, ना जमींदार दिखे। अलग बात है दिखना किसको है, तो इन्होंने कहा कि किसानों के माध्यम से ही ये मुक्ति हो सकती है और उनके श्रम का लगभग उनको संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। यही कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, ये पूरा लाइन पढ़िए, और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको दिखेगा। ये देखिए, गांधी जी ने, आप खुद से भी पढ़िए, मेरे पढ़ने से नहीं, आप खुद से पढ़िए, मोबाइल को ऐसे टर्न करिए, कमेंट छोड़िए और पढ़िए। ये एनसीईआरटी का पेज है 288। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा, यहां से देखिए, देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिया है ना एनसीईआरटी, कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपनों को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि, अब यहां से पढ़िए क्या महात्मा गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था और इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। अच्छा, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कितने आश्रमों का निर्माण कराया? प्रमुख आश्रम कितने थे? तो आप सभी जानते हैं 6 आश्रम थे। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, महात्मा गांधी के जीवन काल में प्रमुख आश्रम कितने थे, जरा कमेंट करिए। 6 थे। मैं चाहता हूं कि 6 का नाम आप बताइए। सबसे पहले शुरू कीजिए तो आपको भी पता है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर में उनका पहला कौन सा, तो फिनिक्स फार्म हुआ करता था। एग्जाम में पूछता है कि फिनिक्स फार्म कहां पर, तो ध्यान रखिएगा डरबन के अंदर में मेरे दोस्तों। कब बना, तो 1904 के अंदर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम में पूछता है महात्मा गांधी जिसके विचारों से प्रभावित थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय फार्म के नाम से इन्होंने बनाया। एग्जाम में पूछेगा कहां पर, तो ध्यान रखिएगा जोहानसबर्ग में बनाया। जोहानसबर्ग में बनाया। कब बनाया, तो 1910 के आसपास में। तीसरा आपको ही पता है कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, सत्याग्रह आश्रम, और इसका निर्माण कब हुआ, तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो भारत के गुजरात के अहमदाबाद में इसका निर्माण हुआ। बाद में इसी का नाम बदल दिया गया और जिसे आप क्या कहते हैं, साबरमती आश्रम, इसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया। और साबरमती आश्रम जब महात्मा गांधी चंपारण के दौरे पर थे तो उसी महीने में 1917 में साबरमती आश्रम नाम बदलकर इसको रिनोवेट कर दिया गया। पांचवा आपको पता है कि एक और आश्रम जिसे हम अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, अनासक्त या गांधी आश्रम के नाम से, अनासक्त आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं। ये कौसानी उत्तराखंड में है। 1929 जहां तक मुझे ध्यान है, एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं, कौसानी में है 1929 में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ध्यान रखना है अंतिम में कौन सा, तो सेवाग्राम नहीं, वर्धा में कौन सा है, सेवाग्राम आश्रम, ये महाराष्ट्र के वर्धा में है, महाराष्ट्र के वर्धा में है। एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा आश्रम है जहां पर महात्मा गांधी कहकर लौटे नहीं, दोबारा जब निकले वहां से तो लौटे नहीं, तो आंसर होगा साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। अगला देखिए, बहुत ही आसान नहीं, अच्छा प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने, क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 287, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल कहां पर किया। देखिए एक खास मेहमान आए हैं हमारे क्लास में, कौन है? कौन है? सार्थक है। दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, लंदन। मिलिएगा आप लोग तो बताइए, मिलवाते हैं आपको नए मेहमान से। कौन है? कौन है? बाबा कौन है? कौन है? खाना नहीं बना रही? कौन है? लो बोलो पापा।
हो गया हो गया, चलो भागो 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 जल्दी। अरे खाना नहीं है। इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब रोने लगा। चैंपियन है हमारे। सार्थक बाबू आ गए हैं क्लास लेने। हाँ क्या, हाँ कर दो, गेट बंद कर दो। सुनिए, तो महात्मा गांधी ने अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल, अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल कहां पर किया था? देखिए, मामला यह था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एक एक्ट चलता था। मैं चाहता हूं कि सभी लोग उसका नाम कमेंट करें, और उस एक्ट का नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या नाम था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इस मूलतः क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका वाला इलाका था, ये तटीय इलाका था। काफी संख्या में भारत के या एशिया के मजदूर यहां पर काम करते हैं। जो एशिया है हमारा, एशिया के मजदूर यहां पर काम करते थे। अब इन मजदूरों के साथ क्या मामला था, है ना? इन मजदूरों के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर इन मजदूरों को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने पॉकेट में रखकर घूमना होता था, और अगर वो रजिस्ट्रेशन कार्ड इनवैलिड हो जाए तो उनके बच्चों को या उनको नागरिकता समाप्त हो जाती थी, और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उस कहानी को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कुल मिलाके महात्मा गांधी ने इन मजदूरों की आवाज को उठाया, और इसी कारण महात्मा गांधी पहली बार जेल गए। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार यहीं पर जेल गए थे, तो पहली बार महात्मा गांधी जब जेल गए तो किस एक्ट में गए? तो याद रखिएगा, इसी एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जेल गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि जब गांधी वहां से लौट रहे थे तो 1914 में गांधी के सम्मान में इस एक्ट को वहां पर समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, महात्मा गांधी की एक और उपलब्धि थी। महात्मा गांधी कई सारे विचारों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी के ऊपर एक और सवाल, जो अलग सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक किताब थी जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उस किताब का नाम क्या था? एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा, अनटू दिस लास्ट। एग्जाम में सवाल यह भी पूछेगा कि ये जो पुस्तक है, जिस पुस्तक के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि इस किताब ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जॉन रस्किन है मेरे दोस्तों। कौन है? जॉन रस्किन है। जॉन रस्किन है मेरे दोस्तों। देखिए, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, अब रस्किन कैसे लिखाएगा मुझे नहीं पता है। जॉन रस्किन इसके लेखक हैं। अनटू दिस लास्ट पुस्तक है। महात्मा गांधी कई लोगों से प्रभावित थे, चाहे वो लियो टॉल्स्टॉय की बात कर ले या अन्य विचारकों की भी बात कर ले। महात्मा गांधी कई लोगों से। अच्छा, एक और सवाल आया था, मुझे ध्यान में है कि यहां पूछता है कि महात्मा गांधी की प्रिय शिष्या का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की प्रिय शिष्या का गांधी जी ने नाम दिया था मीराबेन, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या था? एग्जाम में अगर पूछे तो याद रखिएगा, कहिएगा मैडलिन स्लेड नाम हुआ करता था। क्या नाम था? मैडलिन स्लेड नाम हुआ करता था। ये मैडलिन स्लेड नाम हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अहिंसात्मक विरोध की तकनीक को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था और वहां रिटेरिएट किया था, लेकिन नन वायलेंट रहे थे। मतलब महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक रूप से वहां पर विरोध किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगली क्लास में लेकर के आएंगे, तब आप चिंता बिल्कुल मत करिए, धुआं धुआं कर दिया जाएगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में, ठीक है? वी विल डिस्कस अगले क्लास में। हम लोग जब आएंगे तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़े आगे? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस और नो? ठीक। अब देखिए, एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी की क्लास 12 की आपके पास जो किताब है, उस किताब में चैप्टर नंबर 11 खोलिएगा, पेज नंबर 287। अब देखिए, कुछ लोगों के पास ना, जैसे हमने ये 2024 वाली किताब से लिया है, अब किसी के पास पुराना एनसीईआरटी होगा 2020 का, तो उसमें हो सकता है 87 की जगह 2085 पर हो, है ना? तो ये अलग अलग पेज नंबर मिल सकता है। हमने जिन किताबों का प्रयोग किया है, हमारी किताब में हमने उसका ओरिजिनल एनसीईआरटी भी डाल दिया है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इतिहास, हाँ, एक और सवाल, ये पिछली बार, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बीपीएससी का, और ये मैं आज से 1 साल पहले भी करा चुका हूं। 1 साल पहले भी मैंने कराया है कि किसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया।
दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाए। एक साल पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी की क्लास में ही पढ़ाया था, चंद्रन देवनेशन ने कहा था। सभी लोग, मैं चाहता हूं एक बार कि सभी लोग इस नाम को कमेंट कर दें। इसको देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कह रहा है, मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बनाया, तो महात्मा बनाया। देखिएगा, कह रहा है इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने टिप्पणी की। ये एक नया क्वेश्चन है, हालांकि मैं एक साल पहले भी करा चुका हूं इसको, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। सर आपके पुराने से मेरा फाइनल हो गया, हमको नौकरी लग गई है। संतोष कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। ये किताब हम लोग 7 दिन पढ़ाएंगे, सिर्फ 7 डेज पढ़ाएंगे। मेरा अनुरोध है, जो बच्चे अगर चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, या तो आप ओरिजिनल एनसीईआरटी का 42 को किताब पढ़ लीजिए खरीद के, क्योंकि 6 to 12 में लगभग 42 किताबें हैं, लगभग एक आध को ऊपर नीचे हो सकता है। या तो आप 5 पुस्तक ऑफिसर्स एकेडमी वाली खरीद के पढ़ सकते हैं, या आपको अच्छी लगे तो पढ़ें, नहीं लगे तो ना पढ़ें भाई, ठीक है ना, उससे हमारा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध, यही है ना क्वेश्चन, अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये लाइन देखिएगा, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। मतलब गांधी जी ने कहा कि जो भी उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों और महिलाओं के साथ उचित व्यवहार रखें, अलग अलग धर्मों के साथ सौहार्द बनाए रखें, धार्मिक तन्मयता रखें, धर्मों के बीच में सौहार्द रखें और सहिष्णु रहें, ताकि एक दूसरे के धर्म का सम्मान होते रहे और एक दूसरे के लिए वो खड़े रहें, है ना। इस बात को ध्यान लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हर लोग हिट विकेट, बहुत सारे बच्चे हिट विकेट आउट हो जाएंगे इस प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे। जब असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए तो पूछ रहा है कि उस समय जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो उस सुनवाई में, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, उस समय जस्टिस का नाम पूछ रहा है। अच्छा, ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, पहले ये समझिए। हुआ यूं था कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में महात्मा गांधी अरेस्ट किए गए थे और अरेस्ट करने के बाद उन्हें, याद होगा आपको, मैंने पेड बैच में भी पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी पढ़ाया है कि 6 वर्ष की सजा हुई थी। लेकिन जो 6 वर्ष की सजा हुई ना, तो ये सजा देते समय जस्टिस ब्रूमफील्ड हुआ करते थे, याद है ना, जस्टिस ब्रूमफील्ड मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए थे, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान आपको पता है कि लाखों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में और लगभग 60,000 से ज्यादा, जहां तक आपको याद होगा, लोग जेल में डाले गए थे। तो जब लोग जेल में डाले गए, महात्मा गांधी को राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद महात्मा गांधी को जज साहब ने, इस ब्रूमफील्ड ने 6 साल की सजा दी। लेकिन जब जज साहब सजा लिख रहे थे तो उसकी अध्यक्षता, बहुत सारे जस्टिस तो थे लेकिन अध्यक्षता उसमें ब्रूमफील्ड कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी कि आज तक जिनकी जांच हमने की है या आगे करूंगा, उन सब से गांधी जी आप अलग हैं। मैंने बहुत सारे केसेस की सुनवाई की है महात्मा गांधी, लेकिन आप सभी लोगों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि आप एक महान देशभक्त व्यक्ति हैं, आप लाखों देशवासियों की नजर में एक महान नेता हैं महात्मा गांधी, आप महान देशभक्त हैं। यहां तक कि गांधी जी, जज कह रहा है ये बात, गांधी जी के बारे में जज साहब कह रहे हैं कि गांधी जी, जो लोग राजनीति में आपके विरोधी हैं, आपके विचारों के नहीं हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि आप एक पवित्र जीवन जीने वाले, एक उच्च आदर्शों पर चलने वाले, अपने बनाए हुए आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन महात्मा गांधी, आपने कानून की अवहेलना की है और मैं उस न्यायपीठ के पर बैठा हूं और इसलिए मैं आपको 6 साल की सजा सुना रहा हूं। लेकिन जब 6 साल की वो व्यक्ति सजा सुना रहे थे, जब 6 साल को महात्मा गांधी को सजा सुना रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यदि भारत में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उनकी वजह से सरकार के लिए सजा अगर वर्षों में कम कर दी जाए और अगर हमको लगा कि कम, मतलब धीरे धीरे
घटनाएं कम हो रही हैं, हमको लगा कि हम आपकी सजा को महात्मा गांधी कम कर सकते हैं या आपको जेल से मुक्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा मैं एक जज होकर कह रहा हूं कि अगर भविष्य में ऐसा कोई कानून आया या मुझे लगा कि भैया अब धीरे धीरे घटनाएं कम हो रही हैं, अब गांधी जी की सजा को कम किया जा सकता है या गांधी जी को जेल से मुक्त किया जा सकता है, तो अगर मुक्त मुझे करना पड़े तो मैं सबसे ज्यादा, जस्टिस ब्रूमफील्ड ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा जो कहूंगा कि महात्मा गांधी को जेल से बाहर निकाल दो। और आपको पता ही है कि महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा तो हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी को 1924 में जेल से बाहर निकाल दिया गया था। आपको यह बात हुई थी 2 साल में खराब सेहत, 2 वर्ष के अंदर में खराब सेहत का हवाला देते हुए महात्मा गांधी को जेल से निकाल दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या सभी लोगों को यह नाम याद रहेगा? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड हुआ करते थे। और ये क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है मेरे दोस्तों, क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 291 है। कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह, देखिए कहा था ना, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, दिखाइए C.N. ब्रूमफील्ड है ना, C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए और लिख लीजिए, और मेरी टीम इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए आप भी। पूरे भारतवर्ष में ऑफिसर्स एकेडमी उन संस्थानों की सूची में सबसे अव्वल दर्जे पर आती है। यूं कह सकता हूं कि बिहार में जितने YouTube चैनल चल रहे हैं या भारत में जितने YouTube चैनल चल रहे हैं, अगर YouTube पर ईमानदारी से रेगुलर पढ़ाने की अगर कोई बात आती है और कंटेंट में कोई भेदभाव नहीं होता है, तो ऑफिसर एकेडमी का चैनल है। ऑफिसर एकेडमी का इकलौता एगो चैनल है जिस पर टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं। 90% जगहों आप देखेंगे कुछ लोग अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, वो पढ़ाते कम है, बकैती ज्यादा करते हैं। पढ़ाते कम हैं और लोग बकैती ज्यादा करते हैं। लेकिन ठोक के गर्व के साथ कहता हूं कि ऑफिसर एकेडमी के किसी भी टीचर का अगर 55 मिनट का यूट्यूब पर क्लास होता है तो वो टीचर बेचारा उस 55 में 53 मिनट पढ़ाता है। एक आधे 2 मिनट इधर उधर होता होगा, वो भी नहीं होता होगा। और अगर इस बात से आप सहमत हैं तो बताइए यस और नो, क्या आपको कहीं भी हम लोग टाइम वेस्ट करते यूट्यूब पर नजर आते हैं 1 मिनट के लिए? कोई भी टीचर ऑफिसर एकेडमी का, कोई भी ऑफिसर एकेडमी का टीचर कह दीजिए यूट्यूब पर बहुत जगह पढ़ाई होती है, लेकिन ऑफिसर एकेडमी इकलौता ऐसा संस्थानों में से, उन बहुत सारे होंगे मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ऑफिसर एकेडमी वो संस्था है जहां के शिक्षक बकैती नहीं करते हैं। नहीं तो यहां 90% लोग यूट्यूब पर आकर बकैती करते हैं, हिन्ने होने की बात करेंगे कि लालू जी ने ये कहा, नीतीश कुमार जी ने ये कहा, तो यहां ये घटना हो गई तो यहां वो घटना। अरे यार शिक्षक हैं हम, हमारा काम पढ़ाना है, हम न्यूज के एंकर नहीं हैं। न्यूज अगर बताना है बच्चों को तो ये बताइए वैकेंसी कब आ रही है या आ सकती है। अगर हम सही बोल रहे हैं तो बताइए कि ऑफिसर एकेडमी के लोग 55 मिनट में 53 मिनट ईमानदारी से पढ़ाते हैं कि नहीं? कोई कह दे। कोई डबल मीनिंग बात हमारे क्लास में नहीं होती है, कोई हंसी ठिठोली नहीं होती है, कोई बकैती नहीं होती है। नहीं तो 90% लोग यूट्यूब पर आके बकैती करते हैं, इन्होंने का बात अपना शॉर्ट्स कटवा के चलवाते हैं। और ऑफिसर एकेडमी इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर 90% से ज्यादा शॉर्ट्स सिर्फ पढ़ाई के डाले जाते हैं। भले व्यू कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम पढ़ाई का शॉर्ट्स डालते हैं। हमारे यहां जानते हैं जब शॉर्ट्स बनता है तो हम अपने टीचरों को कहते हैं, अपने शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि सर बच्चा का 1 मिनट का शॉर्ट्स भी ना 1 मिनट इंपॉर्टेंट है सर। पैसा नहीं लगता है लेकिन उसका टाइम लगता है यूट्यूब पर पढ़ने में सर। तो यूट्यूब पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जज ने, ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज, अच्छा जज का नाम जो बताइए कि महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, जरा डेट बताइए। सभी लोग कमेंट करिए डेट कब है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने वाला।
जज ने टिप्पणी की, यहां से देखिए, यहां पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा है ना एनसीईआरटी में, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना, आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं वो अलग बात है, आप भी पढ़िए, इसको बोर्ड पर फोन घुमाइए, कमेंट बंद कीजिए और पढ़िए। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, आपके विचारों के नहीं हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी 6 वर्षों की जेल सुनाना जाना आवश्यक था। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा। यह बात जस्टिस ब्रूमफील्ड ने कही थी। अगला क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, नया प्रश्न है, देखिएगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 299 और ये किस किताब से लिया गया है, तो ये हमारी एनसीईआरटी 360 किताब से बनाया गया है प्रश्न है। और ये इकलौती भारत की ऐसी किताब है जिसमें एनसीईआरटी के हर पन्नों से हमने परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनाए हैं। फिर भी हम आपसे कहते हैं कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी का ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़िए। और ओरिजिनल अगर टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री की एक किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, ज्यादा अच्छी है। 7th की एनसीईआरटी पढ़िए, ये और अच्छी है। 8th की पढ़िए, ये और अच्छी है। 9th की किताब पढ़िए, ये और अच्छी है। 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, ये और अच्छी है। 11th का पार्ट 1 पढ़िए, पहली किताब पढ़िए। 11 में दूसरी किताब है, उसको पढ़िए। 12th की पहली किताब है, उसको पढ़िए। और 12th की दूसरी किताब है, तीसरी भी किताब है, उसको पढ़िए। और अगर आप वो सब नहीं पढ़ सकते हैं, अगर बेस्ट तो यही रहेगा कि आप ओरिजिनल किताब एनसीईआरटी का खरीदिए और पढ़िए, इसका बेहतरीन कोई उपाय नहीं है। और अगर आप ये 10 किताबें 9 किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये एक किताब एनसीईआरटी 360 डिग्री पढ़िए, इससे आपको लाभ मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। महात्मा गांधी गरीबों के साथ साथ अपना तादम्य स्थापित करने के लिए क्या किए थे? अपना सर मुंडवा लिए थे, सूती वस्त्रों को पहनना आरंभ कर दिए थे, गरीबों के साथ रहना आरंभ कर दिए थे, भारत में यात्रा करना शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? अच्छा, एक ई ऑप्शन भी लगा लीजिए, इसमें ई ऑप्शन लगा लीजिए, एक से अधिक या कोई नहीं। अब सब समझ गया कि ये आंसर होगा टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो गई है ना? अब सब समझ गया बच्चा कि यही आंसर होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, हुआ यूं कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। महात्मा गांधी कहां थे? असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। ठीक है, अब महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में महात्मा गांधी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? क्या किया महात्मा गांधी ने? सुनिएगा। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था मेरे दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी बिहार भी आए थे। उसी दौरान 1921 में महात्मा गांधी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। और दक्षिण भारत की यात्रा पर जब ट्रेनों में महात्मा गांधी जा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने लोगों से कहा, ऐसा कहानी बताया जाता है कि भाई आप सभी लोग सूती वस्त्र पहनिए और अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग कीजिए, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े हैं उनको त्याग कीजिए। तो वहां बैठे हुए एक लोगों ने कहा कि हजूर, सूती वस्त्र तो बहुत महंगा है। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि वो धोती पहन के भी आप काम चला सकते हैं। क्या महात्मा गांधी शुरू से ही धोती और लाठी लेके चलते थे? अच्छा, एक बात बताइए, महात्मा गांधी को लाठी कहां मिली थी? बिहार में मिली थी क्या? बिहार, अच्छा हमने ये बता दिया कि बिहार में मिली थी। बिहार के किस जिले से वो लाठी महात्मा गांधी को मिली थी, बताइएगा जरा। बिहार के किस जिले से? अब सुनिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो क्या हुआ, समझिएगा। महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो मदुरई में, एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, ये जो उन्होंने अपना सर मुंडवाया, तो ये सर कहां मुंडवाया आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, मदुरई में मुंडवाया, मदुरई में।
मदुरई में अपना सर मुंडवा लिया। क्यों मुंडवाया? क्योंकि महात्मा गांधी को यह लगा कि जिन लोगों के बीच में हम जा रहे हैं वो किसान हैं, उनके जैसा दिखना चाहिए। अगर उनसे अच्छा रिलेशन रखना है तो गरीबों के बीच में अगर हम जा रहे हैं तो हमें गरीबों जैसा दिखना चाहिए, उनके जैसा लगना चाहिए कि उनके परिवार का सदस्य है। मान लीजिए कि हम जा रहे हैं रिक्शा वाला के घर पे मिलने के लिए, और मान लीजिए कि वो एक निर्धन परिवार से है, रिक्शा चलाता है, और हम सूट बेल्ट टाई मोजा चश्मा गॉगल्स और फॉर्चूनर लेके चल जाएं, तो उससे हमारा कभी भी संबंध होगा नहीं। वो समझेगा ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। तो गांधी जी सोचिए कितने ऊंचा सोचते थे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, अगर मैं दक्षिण भारत की यात्रा पे हूं और आम लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ अपना तादम्य स्थापित करना है, अपना अच्छा संबंध स्थापित करना है, तो पहले उनके जैसा दिखना होगा। और तब महात्मा गांधी ने सूती वस्त्र पहनना शुरू किया। उन्होंने नई तपस्या की एक शुरुआत की, और महात्मा गांधी जो है उस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रत्युत्तर के रूप में इन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों के रूप में सूती वस्त्रों को आगे बढ़ाया और बाल अपना मदुरई में मुंडवाया। यह भी सही है, और सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया, यह भी सही है। इसलिए आंसर क्या जाएगा? ई ऑप्शन जाएगा। आंसर क्या जाएगा? यस, मुंगेर के घोड़ा घाट से। बिल्कुल। कौन है भाई ये? पूजा सोनी जी। वेरी गुड। सब लोग पूजा के लिए एक बार ताली बजाइए। वेल डन पूजा लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार पूजा के लिए ताली बजाइए और पूजा के लिए वेल डन पूजा लिखिए, है ना। पुराने बैच को नए में अपग्रेड कर दीजिए भाई, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। 2 साल से पुराने बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत कहिए, है ना। दिल टूट जाएगा। बहुत मेहनत से पढ़ाया है आपको, वो बैच भी सफिशिएंट है ना, उससे भी आपकी नौकरी लग जाएगी। उसमें कुछ गलत नहीं पढ़ा है, आप अच्छे से उस बैच में पढ़िए। और अगर आप नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमने आप ही जैसे बच्चों के लिए अगले 3 दिन तक ऑफर दिया है। और उस नए बैच के साथ MCQ बैच जो हमारा 599 वाला है, जिसमें हम शिक्षक सभी लोग MCQ टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो आपके लिए फ्री कर दिया। अब इससे ज्यादा कुछ मत कहिए हमको, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्लास 12 है, चैप्टर 11 है, पेज 291 है। कह रहा है दक्षिण 1921 में, देखिए 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्हें सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना, और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व के इस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रत्युत्तर में गुणगान करते थे। ये हमारी किताबें हैं ऑफिसर्स एकेडमी के। स्टूडेंट्स की भारी मांग पर डिलीवरी चार्ज को कम कर दिया गया। कुरियर कंपनी से हमने बात की है और कुरियर कंपनी ने डिलीवरी चार्ज को पूरे भारत में कम कर दिया है। ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारी किताबें ये 5 उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और विज्ञान की है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन में TRE का नया बैच 23 फरवरी से आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 23 फरवरी से नया टोला वाले सेंटर पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां का मोबाइल नंबर है 9341644295। प्रयागराज सेंटर पे भी हमारे नए बैचेज आ रहे हैं 23 फरवरी को, उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये प्रयागराज का नंबर है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। साथ ही साथ PRT का नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, और इस नए बैच में अगले 3 दिनों तक दोस्तों, अगले 3 दिनों तक हमने MCQ बैच फ्री कर दिया है। हमारे पुराने विद्यार्थियों और नए विद्यार्थियों सबके लिए ये फ्री है। और ये बैच जो है 15 फरवरी से, यानी कल से यूट्यूब पर इसकी ओरिएंटेशन होगी और ऐप पर क्लास 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। और इस बैच के साथ अगले 3 दिनों तक MCQ बैच, क्योंकि हमको लगा कि बच्चा को फिर से अलग से पैसा देना पड़ेगा MCQ खरीदने के लिए, वो काम। और ये बैच बहुत लोकप्रिय है। जिन्होंने MCQ बैच अलग से खरीदा है उनको पता है कि ये बैच अकेला काफी है सिलेक्शन दिलाने के लिए, है ना। साथ ही साथ 6 to 8 का भी GS भी इसमें, जैसे 6 to 8 में क्या होता है कि 40 नंबर का GS आता है और 80 नंबर का सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग जो है इस बैच के अंदर में, लोग कहते हैं ना कि फीस कम है 999 में, सब्जेक्ट जो पढ़ाना है वो भी थ्योरी पढ़ाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी थ्योरी क्लास होगी और GS की भी थ्योरी क्लास होगी। नोट्स भी मिलेगा, बोर्ड PDF भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड सब मिलेगा। और ये भी बैच 15 तारीख यानी कल से शुरू हो रहा है। और इस बैच में भी MCQ बैच, देखिए यहां पर MCQ बैच फ्री किया गया है 3 दिनों तक। 9, 10th में भी दोस्तों पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, यानी 40 नंबर का ये GS भी थ्योरी होगा और 80 नंबर का सब्जेक्ट भी थ्योरी पढ़ाया जाएगा। नया फ्रेश बैच है, कल इसका भी ओरिएंटेशन है, परसों से ये बैच भी शुरू हो जाएगा। सभी विषय हमारे पास उपलब्ध हैं, ध्यान रखिएगा। संस्कृत भी उपलब्ध है और कल से आपको नया विषय उर्दू भी मिल जाएगा। उर्दू भारतीय हमारे बच्चों की भारी मांग थी, तो उर्दू जबान की भी क्लास शुरू हो जाएगी 9, 10th में भी, और 6 to 8 में भी उर्दू जबान की क्लास जो है बैच लॉन्च हो जाएगा और क्लास शुरू हो जाएगा और यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगा। और साथ ही साथ 11, 12th का इकलौता ऐसा संस्थान है द ऑफिसर्स एकेडमी, जो 11, 12th का बैच 999 में पढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति इस बैच को नहीं पढ़ा पाता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो GS जो है 40 नंबर का, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं। और जो सब्जेक्ट है
80 नंबर 100 नंबर वाला, वो भी 120 नंबर वाला, वो भी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी ही पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट भी थ्योरी। मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस की पूरी थ्योरी होगी, ज्योग्राफी की पूरी थ्योरी, बॉटनी जूलॉजी। इस बार नया बैच नए तेवर में मिलेगा, क्योंकि इस बार बॉटनी जूलॉजी में डॉक्टर साजिद अली आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह क्लास लेंगे, जो 25 सालों से प्रोफेसर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री में मैं मिलूंगा आपको, रुन निराला मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंटिंग, उर्दू, संस्कृत, और इसमें एक और जुड़ जाएगा, वो है उर्दू की क्लास, ये भी आपको मिल जाएगी। ये भी नया बैच है, इसमें भी एमसीक्यू बैच आपको फ्री दिया जा रहा है। जीएस का एमसीक्यू बैच है, ध्यान रखिएगा, इसमें जीएस का एमसीक्यू बैच आपको फ्री मिलेगा। और ये भी बैच कल यानी 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, 16 से आपकी ऐप पर क्लास शुरू हो जाएगी, जो भी नए बच्चे हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? भारतीय आत्मनिर्भर हो रहे थे, देश की जनता द्वारा किया गया कार्य, पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा, और अंग्रेजों से आजादी मिलना। जरा कमेंट करके बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, है ना। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एवरीवन प्लीज कमेंट। बिहार पुलिस के लिए क्या पढ़ें गुरुजी? बिहार दरोगा के लिए भी एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, और बिहार पुलिस के लिए भी। अरे यार एक बार खरीदो। देखो एक बात ना, मेरे को बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं 1 सेकंड और लूंगा मेरे भाई, रुक जाओ यार, क्लियर ही कर लेता हूं अभी ना। बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि सर बीपीएससी के लिए क्या करूं, टीआरई 1 to 5 के लिए क्या करूं। आप मुझे पूछेंगे, मैं कहूंगा ये 5 किताबें काफी हैं। 6 to 8 के लिए क्या कहूं, मैं कहूंगा ये 5 किताबें आपके विषय की काफी हैं। 9-10 के लिए गुरुजी क्या करूं, मैं कहूंगा ये 5 किताबें काफी हैं। 11-12 में जिनका ये 5 विषय है, खासकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आपको किताबें काफी तो नहीं है, लेकिन बहुत मदद करेंगी, बहुत ज्यादा मदद करेंगी, है ना, बहुत ज्यादा। लोग पूछते हैं कि बिहार दरोगा के लिए क्या कहूं, मैं बोलूंगा कि ये एनसीईआरटी काफी है। मैं बोलेंगे बिहार पुलिस के लिए क्या करूं, मैं कहूंगा एनसीईआरटी काफी है। लोग कहेंगे सर एडीओ के लिए क्या करूं, मैं कहूंगा एनसीईआरटी काफी है। लोग कहेंगे बिहार एसएससी के लिए क्या करूं, इंटर लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, मैं कहूंगा ये काफी। भाई इस बात को आप समझिए, क्यों नहीं समझते हैं कि जिस भी एग्जाम के सिलेबस में जीएस है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस है, ये सारी की सारी आईएएस तक की सिलेबस जो है ना 6 to 12 में समेट ली जाती है। तो भाई जब ये किताब एक बार आ गई तो बार बार क्यों अलग अलग किताब खरीदना यार, क्यों खरीदना अलग अलग किताब मेरे भाई? कहीं भी पढ़िए, एक से पढ़िए। सुनिए अब इस प्रश्न का, आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, पूर्ण स्वराज। मैं यहां पे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं कि पूर्ण स्वराज जो है, एक एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आईएनसी ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज कब स्वीकार किया, जरा बताइए। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आईएनसी ने किस वर्ष अपना नया लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1927 में। याद है ना, डॉक्टर एमए अंसारी हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर एमए अंसारी हुआ करते थे, और इसी एमए अंसारी साहब ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया था। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो 1929 से पहले 1921 में हसरत मोहानी आपको याद होंगे, हसरत मोहानी आपको याद होंगे, ये सीआर दास के जगह बने थे, याद है ना, सीआर दास जेल में रहते हुए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा 1925 के अंदर में सरोजनी नायडू ने कानपुर में भी यह प्रयास किया था, लेकिन दोनों जगह विफलता हाथ लगी थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विफलता हाथ लगी थी। लेकिन तब जाकर 1927 में एग्जाम में सवाल आ सकता है, और बच्चा जो है ना जब पूछता है कि नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज कब, तब भी लोग 1929 ही मार देते हैं, यही एग्जाम में गलती होती है। नहीं, डॉक्टर एमएन अंसारी ने यह प्रस्ताव पारित किया था जब साइमन वाला मामला आया था, और वहीं पे कहा था कि हम कांग्रेस का नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखेंगे। ठीक है, अब सुनिए इसका एक और कहानी है। जब पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखने से पहले आपको पता होगा कि भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने भारत के अंदर में पूरा जांच किया, साइमन का विरोध हुआ था, वो पूरी कहानी मैं अलग बता चुका हूं। साइमन कमीशन में क्या हुआ, लाठियां चली, वो बॉम्बे पहुंचे, हड़तालें हुई, कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए, दिल्ली पहुंचे, वो पूरा कहानी आपको बता चुका हूं। साइमन कमीशन जब भारत की यात्रा पे था तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और विरोध के बाद साइमन वापस गया। साइमन दोबारा भी आया भारत, दोबारा उसने रिपोर्ट जमा की 1930 मई में, 17 मई को रिपोर्ट आई, वो अलग बात है। जब साइमन का विरोध हो रहा था तो उस समय भारत के जो हैं
राज्य सचिव हुआ करते थे लॉर्ड बर्कनहेड। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड बर्कनहेड, ध्यान रखना, लॉर्ड बर्कनहेड। और ये जो लॉर्ड बर्कनहेड थे दोस्तों ना, ये बर्कनहेड थे ना, इनसे भारतीय नेता जाके लड़ गए। तो जब लड़े ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू लड़ गए। तो इन्होंने मोतीलाल को बुलाया, मोतीलाल नेहरू प्लीज कम हियर। आए नेहरू जी, उन्होंने कहा सुनिए, आपको अगर लगता है कि आप में बहुत एकता है, हिम्मत है, तो जाइए आप लोग सभी लोग मिलकर भारत के लिए एक संविधान का या एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए जिसमें सब लोग इकट्ठा हों। अब इन्होंने चैलेंज दे दिया। जब इन्होंने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज दिया तो मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलवाई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता दिल्ली में डॉक्टर एम ए अंसारी ने की और तय हुआ कि हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और यही रिपोर्ट था नेहरू रिपोर्ट। यही रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से कई बार हमने बता चुके हैं, अभी नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मोतीलाल जवाहरलाल ये वो चलेगा, वो छोड़ दीजिए। नेहरू रिपोर्ट में एक मांग जो महत्वपूर्ण थी वो थी डोमेनियन की मांग। डोमेनियन का मतलब होता है अधिराज्य की मांग। अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब डोमेनियन की मांग हुई तो डोमेनियन की मांग पे मोतीलाल नेहरू के बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नाराज हो गए और उनके साथ एक और व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, वो भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। उसका नाम था, एग्जाम में टीआरई का पूछा हुआ भी है, मैच द फॉलोइंग में, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, याद होगा। यही डोमेनियन के मुद्दे पर ये दो लोग नाराज हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस। और ये सुभाष चंद्र बोसों ने मिलकर क्या बनाया? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हालांकि बाद में ये मर्ज भी हो गया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया और इन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। फिर मान मनोवल हुआ। मान मनोवल के बाद यह तय हुआ कि अगर 1928 का यह अधिवेशन था, अगर अगले साल यानी 1929 से पहले अगर हमारी डोमिनियन की मांग को अंग्रेजों ने यानी सो कॉल्ड लॉर्ड इरविन जो भारत के वॉइसरॉय थे, उन्होंने अगर स्वीकार कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं स्वीकार किया डोमिनियन की मांग को तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रखेंगे। अब यहीं पर विवाद होता है। विवाद क्या होता है मेरे दोस्तों? जब 1929 आता है तो आप जानते हैं कि 1929 में पूर्ण स्वराज रखा गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन की मांगों को नहीं माना। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन की मांग को नहीं माना। लेकिन एक पक्ष और भी है, वो अगला पक्ष क्या है? 2 दिखा रहा है सर, न्यू बैच बीएसटी का कौन सा है? 2026 के नाम से होगा, देखिएगा ना, लिखा हुआ होगा उसमें न्यू बैच करके। तो सुनिए मैं क्या बता रहा था, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं क्या बोल रहा था अभी। हाँ, डोमिनियन की मांग पर एक विचार आया कि भाई डोमिनियन की मांग पे अंग्रेजों का क्या कहना था? अंग्रेजों का कहना था कि डोमिनियन का आप मतलब है अधिराज्य मांग रहे हैं, और अधिराज्य एक समरूप है स्वशासन के, जो स्वशासन हम पहले ही आपकी मांग को मान चुके हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लॉर्ड इरविन का ये कहना था, ये तो ऑलरेडी मांगी गई मान है, आपको पहले ही स्वीकार कर लिया गया, आप झूठ मूठ के डोमिनियन मांग रहे हैं। लेकिन नेहरू जी नहीं रुके और नेहरू ने 1929 में एक अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में दोस्तों आपको याद रखिएगा 5 बड़ी बातें। सबसे पहली बात कि यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है क्या हुआ? पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा, जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो दूसरी बात यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के बाद, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित होने के बाद क्या हुआ? तो यहां पर 31 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर को किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। उसके बाद लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना या यूं कहें राष्ट्रवाद की भावना को पुनः जागृत करने के लिए महात्मा गांधी ने यह तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाएंगे। और महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि सभी चौक चौराहों पर, ऑफिसों पर, कार्यालयों पर, सभी जगह लोग तिरंगा झंडा फहराएं। और वो डेट डिसाइड हुआ 26 जनवरी 1930 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी 26 जनवरी 1930 को हमारे संविधान को अपनाया भी गया। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनके तैयार हो गया था, 1949 को, सॉरी 1949 को। लेकिन इसे अपनाया इसी दिन जा सकता था, लेकिन अपनाया गया 26 जनवरी को, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन पहले से भी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना चुके हैं, है ना। ज्ञान का दीप पढ़ लेता हूं भाई। ज्ञान का दीप जलाकर संशय के तिमिर मिटाते हैं, शशि सर अपनी कलम से मंजिल की राह दिखाते हैं, उनकी बातों में सादगी और अनुभव का संगम है, भटके हुए परिंदों को वो उड़ना आज सिखाते हैं। देखिए मेरे भाई, सभी शिक्षक का यही कार्य है। अमन जी बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं ना, सभी लोग बेहतरीन पढ़ाते हैं। कोई भी शिक्षक अच्छा और बुरा नहीं होता है। जिनसे आपको समझ में आता है आप उन शिक्षक से पढ़िए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए
इस बात को ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि सभी शिक्षक अच्छा आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको जिनसे समझ में आता है आप उनसे पढ़िए। चलिए, तो ये आज आपकी क्लास है मेरे दोस्तों। लास्ट क्लास कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्लास 12 की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर है 11 और पेज नंबर है 295। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व को छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा, ये दो थे। ये पहला लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां से भी सवाल बनाए जा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक हुआ करता था। नेतृत्व की छवि सौंपने का प्रतीक हुआ करता था। जा रहा है प्रत्युष जी, झारखंड भी जा रहा है। थोड़ा समय देंगे तब तो। क्यों नहीं जाएगा झारखंड? अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जैसे मैं अपनी ये एनसीईआरटी 360 वाली जो हमारी किताबें हैं, जो ये एनसीईआरटी 360 वाली हमारी किताबें हैं, ये वाली, कितने लोग ये चाहते हैं? जरा बताइएगा। ये जो किताब है, कितने लोग चाहते हैं कि सर जैसे आप करा रहे हैं तो ये किताब के अंदर का हमको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो शशि सर रिक्वेस्ट है कि अगले 7 दिनों तक सभी विषयों का करवा दीजिए, ताकि हम लोग देख पाए, तभी हम लोग किताब खरीदेंगे या किताब खरीद के पढ़ना चाहते हैं, जो भी है। तो क्या आप चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन सभी विषयों की अगले 7 क्लासेस करा दी जाए? हमने यही बताया भाई, देखो 7 ही क्लास करा पाएंगे, पूरी किताब नहीं करा पाएंगे। और किताब करने से भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप खुद से पढ़ेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। कितने बच्चे ऐसा है, एक बार लाइक बटन दबा के बताइए, या फिर आप एक बार कमेंट बॉक्स में दिल दे करके बताइए, कितने लोग ऐसे हैं? सर एनसीईआरटी 360 वाला बैच कब शुरू होगा? अभी अभी नहीं, अभी रुक जाइए भाई, अभी पहले पढ़ाई करिए। टीआरई 4 इंपॉर्टेंट है। किताब पहले खरीद लीजिए, किताब खरीदने के बाद उसको खुद से पढ़िए, तब आगे देखा जाएगा। रोज नहीं चल सकती मेरे भाई, इंग्लिश मीडियम में आ रही है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल है, हर चीज का बैच उपलब्ध है। तो चलिए, मेरा प्रॉमिस रहा आपसे, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द शुरू करें। जैसे ही चैनल खाली होता है, जल्द से जल्द इसको शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी नए बैचेस की जानकारी हमने आपको दे दी है। पीआरटी के बैचेस हैं वो भी उपलब्ध हैं, 6 to 8 के बैचेस हैं वो भी उपलब्ध हैं। पीआरटी में भी आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर पीछे में कि पीआरटी में भी बैचेस उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि ये 6 to 8 के अंदर में भी सभी विषयों की क्लासेस उपलब्ध हैं। 9, 10th में भी सभी विषयों की क्लासेस उपलब्ध हैं। सब 15 तारीख से, यानी कल से शुरू हो रही हैं। और ये 11, 12th में भी सभी विषयों की क्लास, 11, 12th कहीं नहीं मिलता है। ऑफिसर एकेडमी में इस बार का उर्दू भी आपको मिलने वाला है, उर्दू विषय भी हमने शामिल कर लिया है, और उर्दू की सभी जगह क्लास मिलेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। उर्दू जबान भी हमारे लिए बेहद प्रिय है। और इसी के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं, इन्हीं वादों के साथ कि अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। और जितने भी लोगों ने पेड बैच खरीदा है वो कल शाम 6 बजे आ जाएंगे, क्योंकि कल शाम 6 बजे हम लोग उस बैच को यूट्यूब पर लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास होगी, ओरिएंटेशन होगी, वहां मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा आपको। और उसके बाद परसों से आपकी ऐप पर पहला क्लास सिलेबस मैंने डिजाइन कर रखा है। इस बार बहुत अलग तरीके से नए बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं। इस नए बैच में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है ना, हम लोग भी सीखते हैं, तो हम लोगों ने अपने सारे कंटेंट को एनसीईआरटी से अलाइन कर दिया है। इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आप लोग से एक ही समर्थन चाहिए कि पहले जो चीजें 20 क्लास में होती थी, अब वो 25 क्लास में होंगी। पहले जिन सब्जेक्ट्स में 100 क्लास लगता था, उसमें 125 क्लास लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब लोग, अच्छा सभी लोगों को ये एक्सेप्ट है ना कि हाँ सर 125 ले लीजिए? क्या सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि सर भले एनसीईआरटी को जोड़कर पढ़ा दीजिए? क्योंकि हमने और बैचेस में पहले ये नहीं किया है, तो अब नए बैचेस के साथ हम लोग इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को भी पता है ना कि सिलेक्शन एनसीईआरटी से ही हो रहा है। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एनसीईआरटी को लिंक करके पढ़ाएंगे। तो अगर सब लोग इस बात के लिए रेडी है ना कि 100 की जगह 125 क्लास ले लीजिए सर, जहां 50 क्लास लगता होगा वहां आपको 65 क्लास लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? 64 क्लास, 62 क्लास लगेगा, हम लोग पढ़ लेंगे सर। सब लोग तैयार है ना इस बात के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यस सर कर दीजिए, है ना? यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। और आपको आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी
मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए आज इंतजार करूंगा। तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अभी ये क्लास, अभी जो कमेंट करेंगे वो बाद में नहीं दिखेगा, तो अभी ये क्लास अगले 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद आप पुनः बंद कर दीजिएगा यूट्यूब को, दोबारा से खोलिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ जाइएगा, और मैं उस कमेंट को पढ़ के अपने आईडी से जवाब दूंगा, जो आईडी होगा शशि सरन सर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कमेंट में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का अर्थ है, गोधूम शब्द का अर्थ है गाय का दूध, गेहूं, चावल, गदहा। तो फ्रेंड्स, गोधूम शब्द का अर्थ गेहूं होता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, गाय के दूध को गोपाय कहते हैं, गाय के दूध को गोपाय कहते हैं, और गधे को, गदहा को गदर्भ कहते हैं, तथा चावल को तंडुलम कहते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है तल्लया महोषधि सन्निमत्रम नमस्ते। तो फ्रेंड्स, विसर्ग संधि का उदाहरण, फ्रेंड्स विसर्ग संधि का उदाहरण है तल्लया महोषधि तन्मित्रम नमस्ते। तो फ्रेंड्स, विसर्ग संधि का उदाहरण नमस्ते है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है 5 है, 8 है, 25 है, 30 है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या जो है वह 25 है, इसी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बालिका, बालिका इस पद में प्रत्यय है, बालिका इस पद में प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, याट प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है, या टाप प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, बालिका इस पद में प्रत्यय टाप प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत में उपसर्ग है, प्राउपसर्ग है, प्राउपसर्ग है, परिउपसर्ग है, या पर उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स, पर्यंत में उपसर्ग परिउपसर्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है पुत्रा शब्द, स्थूला शब्द शब्द, सर्वा शब्द, या प्रातः शब्द। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम शब्द ऑप्शन नंबर 3 सर्वा जो है सर्वनाम है। वही बात करते हैं पुत्रा का, पुत्रा एक संज्ञा है, या एक संज्ञा है, और स्थूल, स्थूल एक विशेषण है। और बात करते हैं प्रातः, प्रातः जो है एक विशेषण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुज्जर, कुज्जर शब्द का अर्थ है, कुज्जर शब्द का अर्थ है सर्प है, हिरण है, हाथी है, सूअर है। कुज्जर शब्द का अर्थ है, तो कुज्जर शब्द हाथी को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, मातृ शब्द का तृतीया विभक्त एक वचन में रूप होता है, मातृ शब्द का तृतीया विभक्त एक वचन में रूप होता है मात्राया, मात्रा,
मताया या माता। तो फ्रेंड्स, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में ऑप्शन नंबर 2 मात्रा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुबंधु सुबंधु की रचना है स्वप्नवास वदंतम मेघदूतम वदत्ता अभिज्ञान शकुंतलम। तो फ्रेंड्स, सुबंधु की रचना वदत्ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है